प्रिय व्यूअर्स, नमस्कार। मैं मुकेश और आप देख रहे हैं अपना इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज का इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का संबंध यूनिट 2 थ्योरी ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत भाग 2 पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रेणी है, जिसका इम्पोर्टेंस इंटरमीडिएट 12th और CBSE 11th के विद्यार्थियों के लिए है और महत्वपूर्ण कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो हाल में आयोजित होने वाली है BPSC 3.0 और 4.0 के लिए, इसके साथ साथ सहायक आचार्य 6 to 8 के लिए फ़ायदेमंद है। इसका पार्ट 1 इससे पहले की वीडियो में अपलोड किया गया है और उम्मीद है कि हर यूनिट का इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें अपलोड किया जाएगा, इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा। ये श्रेणी हर यूनिट वाइज पूरा की जाएगी हर हाल में। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कथन चुनें। पहला, सभी इच्छा मांग होती है, और दूसरा, सभी मांग इच्छा होती है। ऑप्शन दिया गया है, केवल एक ऑप्शन सही है, दूसरा केवल 2 ऑप्शन सही है, और तीसरा है दोनों ऑप्शन सही है, और चौथा कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा कि सभी मांग इच्छा होती है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 2, मांग की मात्रा तथा मांग के निर्धारक तत्वों के बीच फलनात्मक संबंध को किस नाम से जानते हैं? पहला ऑप्शन है मांग फलन, दूसरा है बाजार फलन, तीसरा है पूर्ति फलन, और चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है कि मांग की मात्रा और मांग के निर्धारक तत्वों के बीच फलनात्मक संबंध को हम लोग मांग फलन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 3, मांग के नियम में प्रयुक्त वाक्यांश यदि अन्य बातें समान रहे का अर्थ निम्नलिखित में से क्या होता है? पहला, वस्तु की कीमत में परिवर्तन, दूसरा, उपभोक्ता के आय में अपरिवर्तन, तीसरा, उपभोक्ता की रुचि एवं प्राथमिकता में अपरिवर्तन, और चौथा है इनमें से एक से अधिक ऑप्शन सही है। तो इसका सही ऑप्शन होगा कि इनमें से एक से अधिक ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, Q बराबर A माइनस BP, यह निम्नलिखित में से किसका समीकरण है? Q का मतलब यहाँ पर मांग की मात्रा, क्वांटिटी डिमांडेड, और A का मतलब अपरिवर्तित चर, और दूसरा माइनस BP का मतलब कीमत से संबंधित चर। तो यह समीकरण किसका है? मांग का, पूर्ति का, दोनों का, और किसी का नहीं। तो सही ऑप्शन होगा कि यह समीकरण मांग का है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आय बढ़ने से सामान्य वस्तुओं की मांग क्या होती है, आवश्यक वस्तुओं की मांग क्या होती है, और घटिया वस्तु की मांग क्या होती है? इसके लिए 4 ऑप्शन नीचे दिया गया है, आपको सूटेबल ऑप्शन चुन करके भरना है। तो आय बढ़ने से सामान्य वस्तुओं की मांग बढ़ती है, आवश्यक वस्तुओं की मांग अपरिवर्तित रहती है, और घटिया वस्तुओं की मांग कम जाती है। तो सूटेबल ऑप्शन जो है सो ऑप्शन नंबर 4 है। अगला क्वेश्चन है कि सही कथन चुनें। पहला क्वेश्चन है, सभी घटिया वस्तु गिफिन वस्तु हो सकती है। दूसरा है, सभी निकृष्ट वस्तु घटिया वस्तु हो सकती है। तीसरा, वेबलेन वस्तु निकृष्ट वस्तु से बेहतर और गिफिन वस्तु से हीनतर होती है। ऑप्शन दिया गया है केवल 1 तथा 2, दूसरा ऑप्शन केवल 2 तथा 3, तीसरा ऑप्शन सभी सही है,
और चौथा ऑप्शन है सभी गलत है। तो एक ऑप्शन यहाँ पर और दिया जाएगा, पांचवा ऑप्शन, जिसमें रहेगा केवल एक कथन सही है। पांचवा ऑप्शन में केवल एक सही है। तो सही ऑप्शन यही होगा कि दिया गया क्वेश्चन में केवल कथन 1 सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत मिलान है उसको चुनना है। पहला, चाय तथा कॉफ़ी प्रतिस्थापक वस्तु है। दूसरा, कार एवं पेट्रोल पूरक वस्तु है। तीसरा, दवा आरामदायक वस्तु है। यही 3 ऑप्शन है, गलत मिलान को चुनना है। तो यहाँ सही ऑप्शन होगा कि दवा आरामदायक वस्तु नहीं है बल्कि आवश्यक वस्तु है। अगला क्वेश्चन है कि चाय की कीमत बढ़ने पर कॉफ़ी की मांग घटेगा, बढ़ेगा, घटेगा या बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो चाय की कीमत बढ़ने पर कॉफ़ी की मांग बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि चाय पत्ती की कीमत बढ़ने पर चीनी की मांग क्या होगा। तो चाय पत्ती की कीमत बढ़ने पर चीनी की मांग घटेगा, चीनी की मांग घटेगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम कोटि की वस्तु होती है घटिया वस्तु, वेवलेन वस्तु, गिफेन वस्तु, आवश्यक वस्तु। तो न्यूनतम कोटि की वस्तु को हम लोग गिफेन वस्तु के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के व्यक्तिगत मांग के समस्तरीय जोड़ को क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग सामूहिक मांग कहते हैं, बाजार मांग कहते हैं, व्यक्तिगत मांग कहते हैं, या इनमें से सभी कहते हैं। तो सही ऑप्शन होगा कि व्यक्तिगत मांग के समस्तरीय जोड़ को हम लोग बाजार मांग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मांग वक्र के ढाल कैसी होती है। मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है कि मांग वक्र के ऋणात्मक ढाल निम्नलिखित में से कौन कारण है। मांग वक्र के ढाल के निम्नलिखित में से कौन कारण है। पहला, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम लागू होना। दूसरा, आय प्रभाव एवं प्रतिस्थापन प्रभाव। तीसरा, उपभोक्ताओं की संख्या। और चौथा, इनमें से सभी। तो सही ऑप्शन होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कि मांग की मात्रा के शेष निर्धारक तत्व अपरिवर्तित तथा कीमत बढ़ने से उपभोग या मांग की मात्रा में जो प्रभाव या परिवर्तन दिखाई पड़ता है उसे हम लोग किस प्रभाव के नाम से जानते हैं। तो उसे हम लोग कीमत प्रभाव के नाम से जानते हैं, कि आय प्रभाव के नाम से, कि प्रतिस्थापन प्रभाव, या सब प्रभाव के नाम से जानते हैं। तो शेष निर्धारक तत्व अपरिवर्तित रहे, कीमत बढ़ने से मांग की मात्रा पर जो प्रभाव या परिवर्तन दिखाई पड़ता है वो होता है कीमत प्रभाव। अगला क्वेश्चन है कि मांग की मात्रा के शेष निर्धारक तत्व अपरिवर्तित रहे तथा आय बढ़ने से उपभोग या मांग की मात्रा पर जो प्रभाव या परिवर्तन दिखाई पड़ता है उसे हम लोग आय प्रभाव के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव के जोड़ को क्या कहते हैं। तो आय तथा प्रतिस्थापन प्रभाव के जोड़ को हम लोग कीमत प्रभाव के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग के नियम में निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रकट होता है, कौन सा प्रभाव प्रकट होता है। प्रतिस्थापन प्रभाव, मूल्य प्रभाव, आय प्रभाव, या विज्ञापन प्रभाव। तो मांग के नियम में मूल्य प्रभाव प्रकट होता है।
अगला क्वेश्चन है कि मांग के नियम के अपवाद में मांग वक्र की ढाल कैसी होती है? सोचिए और बताइए। धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, दोनों होती है या कोई नहीं होती है? तो सही ऑप्शन क्या होगा? तो अपवाद की स्थिति में मांग वक्र की ढाल धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, सामान्य वस्तुओं की मांग वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है, और दूसरा है कि गिफिन वस्तु की मांग वक्र की ढाल धनात्मक होती है। ऑप्शन क्या क्या दिया गया है? केवल एक कथन, केवल दो सही, दोनों सही, और तीसरा है दोनों गलत, यानी न तो एक सही न तो दो सही। तो इसके लिए सही ऑप्शन जो है वो क्या है? तो दोनों सही है। सामान्य वस्तुओं की मांग वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है और गिफिन वस्तु की मांग वक्र की ढाल धनात्मक होती है, इसलिए सही ऑप्शन होगा दोनों। अगला क्वेश्चन है कि जब प्रतिस्थापन प्रभाव आय प्रभाव से कम हो, प्रतिस्थापन प्रभाव आय प्रभाव से कम हो तो मूल्य प्रभाव धनात्मक होता है। मूल्य प्रभाव धनात्मक होता है और यह प्रभाव गिफिन वस्तुओं के सेंस में देखने को मिलता है। आगे क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कोटि की वस्तु की स्थिति में निम्नलिखित में से क्या होता है? पहला, कि धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव ऋणात्मक आय प्रभाव से अधिक होता है। दूसरा, धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव ऋणात्मक आय प्रभाव से कम होता है। और तीसरा, दोनों कथन सही है या दोनों गलत है। तो निम्न कोटि की वस्तु की स्थिति में धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव ऋणात्मक आय प्रभाव से अधिक होता है, यही ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि गिफिन वस्तु की स्थिति में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव ऋणात्मक आय प्रभाव से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर 1। ये कई बार पूछा गया विभिन्न कम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाँ, गलत मिलान चुनना है। यहाँ वस्तुएं दी गई है और उसका मूल्य प्रभाव दिया गया है, तो कौन सा गलत मिलान है उसको चुनना है। समान वस्तुएं का मूल्य प्रभाव ऋणात्मक होता है, घटिया वस्तु का ऋणात्मक प्रभाव धनात्मक होता है, और तीसरा गिफिन वस्तु का ऋणात्मक प्रभाव ऋणात्मक होता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? तो गलत इसमें है कि गिफिन वस्तु का जो मूल्य प्रभाव होता है वो धनात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है कि मांग की मात्रा में परिवर्तन का अध्ययन निम्नलिखित में से दो उपशीर्षक की सहायता से की जाती है। वे उपशीर्षक का नाम बताइए। पहला है मांग की रेखा प्रगति, दूसरा है मांग की रेखा का स्थानांतरण, तीसरा है दोनों, और चौथा है कोई नहीं। तो सही ऑप्शन होगा कि दोनों। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अवधारणा में कीमत नहीं बदलता है? पहला, मांग में संकुचन, दूसरा मांग में विस्तार, तीसरा मांग में संकुचन तथा विस्तार, और चौथा है मांग में वृद्धि तथा मांग में कमी। तो सही ऑप्शन है कि चौथा, ऑप्शन नंबर 4, मांग में वृद्धि तथा मांग में कमी की कॉन्सेप्ट में कीमत नहीं बदलता है, बाकी उपर्युक्त कॉन्सेप्ट में कीमत में बदलाव देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, मांग में वृद्धि निम्नलिखित में से मांग में वृद्धि के निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? आय बढ़ना, दूसरा प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में कमी आना, तीसरा है वस्तु के प्रति रुचि और प्राथमिकता में वृद्धि होना। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है सो सब सही है। अगला क्वेश्चन है, मांग में कमी के निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? अच्छा, क्वेश्चन रिपीट है।
मांग या पूर्ति की लोच की अवधारणा सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने दिया? प्रोफेसर मार्शल, जॉन रॉबिन्स, एडम स्मिथ और प्रोफेसर सैमुअलसन। तो मांग या पूर्ति की लोच की अवधारणा सर्वप्रथम अर्थशास्त्री प्रोफेसर मार्शल ने दिया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मांग का नियम मात्रात्मक अवधारणा है। दूसरा, मांग की लोच गुणात्मक अवधारणा है। ऑप्शन कथन 1 सही है। ऑप्शन केवल 2 सही है। तीसरा ऑप्शन 1 तथा 2 दोनों सही है। और चौथा ऑप्शन जो है वो कि न तो 1 और न तो 2 सही है। ये ऑप्शन नंबर 3 है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा कि 3, दोनों कथन सही है। सॉरी दोनों कथन गलत है, चूँकि यहाँ पर जो है दोनों कथन गलत है। मांग का नियम गुणात्मक अवधारणा होती है, जबकि मांग की लोच मात्रात्मक अवधारणा होती है। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर 4 होगा, न तो 1 और न तो 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हाँ, सही मिलान चुनना है। यहाँ पर मांग की कीमत लोच का सूत्र दिया गया है और वो सूत्र प्रदान करने वाले अर्थशास्त्री कौन हैं, उनका संबंधित अर्थशास्त्री के कॉलम में नाम लिखा हुआ है। तो पहला है मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, और ये सूत्र क्या जॉन रॉबिन्स दिए हैं। दूसरा है मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन तथा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ये प्रोफेसर फ्लक्स दिए हैं। और तीसरा ऑप्शन है दूसरी वस्तु की मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटा पहले वस्तु की कीमत में परिवर्तन। ये 2 नाम इनके लिए आता है, प्रोफेसर हिक्स या प्रोफेसर मुरे। ठीक है, तो ये तीनों सूत्र दिए गए अर्थशास्त्रियों द्वारा सही दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो सही होगा, यानी सब सुमेलित है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चूँकि यहाँ पर जो है सो एकेडमिक इंटरमीडिएट वाला एग्ज़ाम में जो है सो एक करके पूछ लिया जाता है कि ये सूत्र कौन सा अर्थशास्त्री दिए। अगला क्वेश्चन है कि हाँ, फार्मूला है डेल्टा Q बटा डेल्टा P गुना P बटा Q, यह किसके बराबर है? मांग के कीमत लोच के, मांग की आय लोच के, मांग की तिरछी लोच के, मांग की चाप लोच के। तो यहाँ सही ऑप्शन जो है वो मांग की कीमत लोच। अगला क्वेश्चन है कि कीमत दिया गया है और मांग की मात्रा दिया गया है, मांग की कीमत लोच याद करना है। तो इसका ऑप्शन जो है वो फार्मूला है कि कीमत में या मांग की मात्रा में परिवर्तन बटा कीमत में परिवर्तन गुना पुरानी कीमत बटा पुरानी मांग की मात्रा। तो इसको हल करने से इसका जो वैल्यू आएगा वो 1 से कम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। वस्तुएं दी हुई है और मांग की लोच की प्रकृति को बताना है। पहला है आवश्यक वस्तुएं की मांग की लोच की प्रकृति कैसी होती है। दूसरा, आरामदायक वस्तुएं की मांग की लोच की प्रकृति कैसी होती है, बताइए। इसके लिए ऑप्शन दिया गया है, जैसे पहला ऑप्शन है लोचदार तथा बेलोचदार, दूसरा है बेलोचदार तथा लोचदार, तीसरा बेलोचदार तथा बेलोचदार, और चौथा लोचदार तथा लोचदार। तो सही ऑप्शन चुनना है। तो यहाँ पर आवश्यक वस्तुएं की मांग की लोच बेलोचदार होती है, जबकि आरामदायक का लोचदार होता है। तो बेलोचदार तथा लोचदार वाला ऑप्शन जो है सो ऑप्शन नंबर 2 है। उसके बाद इस एक रेखा चित्र दिया गया है, उसमें मांग की रेखा DL है। इस पर 4 बिंदुएं दिखाई गई है। एक बिंदु D है, दूसरा L है, तीसरा R है, चौथा S है।
और इस पर इन चारों बिंदुओं में से मांग की लोच कौन सा बिंदु पर सबसे ज़्यादा है, वही क्वेश्चन बोल रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो यहाँ ऑप्शन देखिए, आर पर है कि एल पर है कि एस पर है कि डी पर है। तो चित्र के अनुसार बिंदु डी यानी ऑप्शन नंबर 4 पर मांग की लोच सबसे ज़्यादा होती है ना। बिंदु प्रणाली में हम लोग सीखे थे कि इन्फिनिटी के बराबर होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है वो 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिशत डेल्टा क्यू डी यानी मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन ग्रेटर दैन इक्वल टू कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, यह मांग की कीमत लोच की कौन सी प्रकृति को बताता है। कहने का मतलब है कि लोचदार को बताता है, बेलोचदार को बताता है, लोचदार तथा बेलोचदार दोनों को बताता है, या न तो लोचदार और न ही बेलोचदार को बताता है। तो ये जो है कंडीशन दिया हुआ है, इसका मतलब है कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक या बराबर मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन हो तो उसे हम लोग लोचदार के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, यही अंतिम क्वेश्चन था। हम नेक्स्ट यूनिट का वीडियो इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का वीडियो हम कुछ दिन में अपलोड करेंगे। जैसे वो पढ़ाने के लिए समाप्त होगा वैसे हम उसका भी वीडियो अपलोड करेंगे। हमारा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बेच चलता है। एडमिशन के लिए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा है 96 31 28 52 48। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपना वीडियो स्टॉप करता हूँ। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर अच्छा लगे तो। बहुत बहुत धन्यवाद।